नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा प्रोग्राम उद्यमिता और निवेश पर आधारित है, इस संबंध में चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं संकल्प जी और मनोज पुरी जी, जो बाजार विशेषज्ञ हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे और बहुत ढेर सारी जानकारी लेंगे। तो दर्शकों, आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755, भोपाल का कोड है, और 2660049। इन नंबरों से आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। संकल्प सोलंकी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उद्यमिता हम किस प्रकार से समझें और एक नवयुवक को उद्यमी बनने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं दूरदर्शन को। देखिए, उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस, लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक टास्क नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप एक इमोशन है। जैसे हम क्रिकेट को लेके बोलते हैं ना कि क्रिकेट एक खेल नहीं है, क्रिकेट एक देशभक्ति है, पैशन है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको लिमिट से आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा और लिमिट से आगे बढ़ के गेम खेलनी पड़ेगी। वो लिमिटेड नहीं है कि ठीक है हमने एक चीज़ कर ली और एंटरप्रेन्योर हम बन गए। आपको बहुत बड़ा गेम अगर खेलना है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग सोच के साथ बढ़ना पड़ेगा। टू आंसर योर क्वेश्चन, सरल भाषा में मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, राइट, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो एक ऐसा जरिया निकालिए जिससे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, न कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं। अगर आप पैसा कमाने के लिए कुछ शुरू कर रहे हैं तो उसको बिजनेस कहिए, एंटरप्रेन्योरशिप मत कहिए उसको। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कर्म करे जा, जो गीता में लिखा है, फल मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक दिस ओनली। कोई प्रॉब्लम उठाइए, सॉल्व कीजिए और रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मिलेंगे। जी, कई बार हमें सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए सोचना पड़ता है एंटरप्रेन्योर बन करके। जी, कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये पैसा ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ। लेकिन एक बात और भी है कि पैसे के बिना कोई भी एंटरप्रेन्योर सक्सेस नहीं हो पाता। तो उसमें जब फंड की ज़रूरत हो या उसमें निवेश करने की बात हो, पुरी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर को किस प्रकार से निवेश करना चाहिए या क्या सोच करके जो है उसे फंडिंग अरेंज करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि संकल्प जी ने बताया, यहाँ पर समाज की सेवा उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। लेकिन बिना फंड के हम भी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी देशभक्ति या कोई भी भावना सुचारू रूप से नहीं चलाई जा सकती। देखिए, नमस्कार दर्शकों। सबसे पहले तो ऐसा है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही टफ जॉब मैं मानता हूँ। मतलब ऐसा है कि फंडिंग अरेंज करने के लिए सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर को खुद की फंडिंग लगानी पड़ती है। और जब वो खुद की फंडिंग लगाता है और एक विशेष उद्देश्य और प्रपोजल के साथ काम करता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आज सरकार भी है, केंद्र और राज्य सरकारें भी सपोर्ट कर रही हैं, बैंक भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा NBFCs भी हैं, वहाँ से भी उनके फंडिंग आ सकती है। इसके अलावा कुछ एंटरप्रेन्योर्स और हैं, वो उनके प्रोजेक्ट को देख के जब चल पड़ता है काम, तब पैसा लगाने को तैयार होते हैं, उससे पहले नहीं। क्योंकि जब लोगों को वायबिलिटी दिखती है और प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है, तब वो आगे आते हैं। इसमें आप मतलब अपने एम्प्लॉय को भी शेयर होल्डर बना सकते हो, अपने रिश्तेदार फ्रेंड से भी ले सकते हो, पर काम एंटरप्रेन्योर को ही करना पड़ता है। तो संकल्प जी, मैं फिर वापस आपके पास आऊँगा। जैसा पुरी साहब ने कहा कि ये पूरा दारोमदार एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर ही रहता है, चाहे वो समाज के लिए सोचे, देश के लिए सोचे या फंडिंग जैसी व्यवस्थाएं भी करनी हो। तो मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगा कि जब आप इस व्यवसाय में या एज ए एंटरप्रेन्योर आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तब आपके सामने कौन कौन से हर्डल्स आए और उनको आपने किस तरह से क्रॉस किया? ये हमारे दर्शकों के लिए एक आइडियल सिचुएशन भी होगी जहाँ पर वो सीख पाएंगे। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप ना, जैसा मैंने बताया कि क्रिकेट के गेम की तरह लगती है कि बहुत, हमें सबको लगता है कि हम विराट कोहली और MS धोनी बन जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप
जब आप सोचते हो तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ ठीक है, अभी हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये चीज़ें हमारे पास हो जाएगी। बट रियलिटी, उसका जो डार्क साइड है ना, वो किसी को नहीं दिखता। अब डार्क साइड में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इंजीनियरिंग की, फिर जॉब की। अब जॉब के बाद में मेरी पूरी फैमिली में कभी कोई बिजनेस न किया है, न कभी कोई एंटरप्रेन्योर रहा है। तो आई एम द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट एंटरप्रेन्योर काइंड ऑफ थिंग। तो मेरे लिए थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं था। पर एक चीज़ मुझे क्लियर थी कि एक्सट्रीम हार्डवर्क अगर हम लोग करते हैं, अब हार्डवर्क प्लान्ड वे में होता है। जैसा कि हमने एक बिजनेस मॉडल बनाया, सबसे पहला गोल एंटरप्रेन्योरशिप का ये होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम देखिए जो किसी ने सॉल्व नहीं की है। अगर वो प्रॉब्लम लिए समस्या है, एग्जैक्टली वो समस्या जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा बिजनेस, उतना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का गोल और उतना बड़ा बिजनेस और उतने अनलिमिटेड सक्सेस के चांसेस। आप सेम चीज, एक मोहल्ला है, उससे 4 किराने की दुकानें ऑलरेडी है, वहां 5वीं खोल के आप थोड़ा सा उसी मार्केट में से लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे मैकेनिक कोई नहीं है, आप सिर्फ एक मैकेनिक या एक रेस्टोरेंट खोल लीजिए, तो आपको इट शुड बी यूनिक, वी कैन से शुड बी यूनिक, इट शुड बी सॉल्विंग द मेन प्रॉब्लम। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ कहाँ पे जरूरत है, जी, जी। तो बड़े बड़े हमारे जो इंडिया के सेक्टर्स है, फार्मिंग इज द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेशन थिंग फॉर हमारे कंट्री। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका प्रश्न लेने के बाद हम फिर वापस चर्चा को जारी करेंगे। नंद स्वरूप जी, मुझे लगता है संपर्क टूट गया है। जी जी, फिर कोशिश करते हैं, तब तक हम बात को कंटिन्यू। तो मैं वही बोल रहा था कि जब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम सोचते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप को जिस विजन से देखते हैं, सिंपल सा हमारा लॉजिक होना चाहिए कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हमको दिखी, उसको हम सिंपल कैसे बना सकते हैं। एंटरप्रेन्योर का मेन जॉब होता है मुश्किल चीज़ों को सिंपल बनाना, चाहे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो, चाहे किसी प्रोसेस के थ्रू हो, चाहे कोई और तरीका हो। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा काम हम नहीं कर रहे हैं। अभी आपके लिए, आपके यहाँ से घर जाने के लिए प्रॉब्लम थी, बस में जाना रहता था, ऑटो में, हमने एक ऐप दे दी जिससे आप टैक्सी बुक कर सकते हो, आपके लिए आसान बना दिया। घर बैठे मोबाइल रिचार्ज कर लीजिए, होटल बुक कर लीजिए, फ्लाइट बुक कर लीजिए। ये सारे एंटरप्रेन्योर्स के माइंड की चीज़ें हैं। तो चीज़ों को, और ये बड़े बड़े सेक्टर की प्रॉब्लम्स थी जिसको आसान किया है। कोई अगर ये करना चाहता है तो अपने आसपास प्रॉब्लम देखिए। और जैसा कि पुरी सर ने बोला, इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड जो आपने क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा कि सबसे बड़ा आज की डेट में चेंज जो आया है कि आपके आइडिया पे पैसा लगाने वाले लोग हैं कि नहीं आपके आइडिया पे लोग पैसा लगाने वाले हैं। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाइए, जी जी जी, और आपको 50 लोग मिल जाएंगे, और कॉन्फिडेंस से बोलिए। नंद स्वरूप जी से संपर्क हो गया, हम इनका प्रश्न ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे करेंगे। नंद स्वरूप जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि उद्यमियों को निवेश करने के लिए किस क्षेत्र में किस समय कितना निवेश करना चाहिए जिससे सुरक्षित भी निवेश हो और लाभ के अच्छे आकार भी उसमें हो। जी जी, पुरी सर जो है आप प्रश्न समझ गए हैं? हाँ, नंद स्वरूप जी ने कहा है कि कैसे अच्छे निवेश करें जाए। जी, तो नंद स्वरूप जी, इसमें निवेश पे तो ऐसा है कि आपकी रिस्क एबिलिटी कितनी है। यदि बिल्कुल सुरक्षित जाना चाहते हैं तो बहुत सी एफडीज़ और इस टाइप के प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल सेफ़ रहेंगे और आपको एक निश्चित 7-8% तक का ब्याज दे सकते हैं। अलग अलग बैंकों में, कुछ कंपनियों में उपलब्ध हैं। पर यदि आपका लॉन्ग टर्म गोल है और आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो आप डेट मार्केट, मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट की जगह इक्विटी फंड्स में भी जा सकते हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और आप कंपनियों में सीधा या किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा म्यूचुअल फंड के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, और लगभग 10% से 15% के बीच में यदि आप 5-7 साल का विजन रख के करते हैं निवेश, तो इतना सुरक्षितली निश्चित तो नहीं रहता, पर मिल जाता है आपको। तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। आप इसके लिए किसी की सहायता ले सकते हैं और अपने को गाइड बना के आप निवेश करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। मैं समझता हूँ नंद स्वरूप जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यहाँ पर जो है आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आप किस तरह से निवेश करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ पुरी जी ने बताया आपको
कि अगर आप कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो डेट फंड में चले जाएं। हाँ जी, अगर आपके पास समय है तो आप इक्विटी में जाकर के निवेश करें, तो वहां पर आपको इन्फ्लेशन को पीछे छोड़ता हुआ रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। और अगर आपको और अच्छी सलाह चाहिए तो आप आसपास के किसी सलाहकार से या बैंक में जो मे आई हेल्प यू का बोर्ड लगा करके रखते हैं उनके पास जाकर के भी आप सलाह ले सकते हैं, या अगर आपके आसपास कोई एडवाइज़र हो तो उनसे भी संपर्क करके आप उचित सलाह ले सकते हैं। पुरी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वापस जो है संकल्प जी के पास आएंगे। संकल्प जी, आपने जैसे एंटरप्रेन्योर में जो जो समस्याएं फेस करी उनको मैं जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, जिससे जो यंगस्टर्स स्टार्टअप में या नए बिजनेस में आना चाहें उनको मदद मिल सके उससे। जी बिल्कुल। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहला ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमको ये करना है, जी जी, हमको XYZ रेस्टोरेंट खोलना है या कुछ भी हमको बिजनेस करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रोसेस की स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 क्या होना चाहिए। आपने पहले जो है ये एनालिसिस किया होगा समस्या। हाँ, मैंने पहले मैं कुछ लोगों से जाके मिला जो बिजनेस चला रहे थे, जो एंटरप्रेन्योर बने थे, कि और मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन ये होता था कि आज कहाँ प्रॉब्लम में आप फंसे हो, राइट, उससे आप कैसे निकलने वाले हो। तो उनका जो आंसर रहता था वो कहते हैं सबसे महंगा इस दुनिया में क्या है, वो है जानकारी। जानकारी से महंगा कुछ भी नहीं है। अगर हमें जानकारी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक्सपोजर होता, मुझे कुछ चीजें और पता होती पहले, तो मैं शायद और कहीं होता आज। ये मेरा विजन होता है। बिल्कुल सही। पर एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आपके पास विजन है तो आज की डेट में आप गूगल पे इतना पॉपुलर हो गई है चीज़ें कि सब चीज़ अवेलेबल है। बहुत सारे स्टार्टअप पोर्टल्स हैं जो आपको एंड टू एंड हेल्प कर देंगे। कुछ 10-15 हज़ार खर्च कीजिए, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। कंपनी के बाद में आपका आइडिया का आपको ट्रेडमार्क लेना होता है, जो कॉपीराइट्स बोलते हैं, आप वो अप्लाई कर दीजिए। ये सारी गूगल पे सर्च करेंगे तो सारी प्रोसेस आपको मिल जाएगी। वो करने के बाद में खुद से स्टार्ट कीजिए। पहला अपने आप को एक एम्प्लॉय बनाइए, क्योंकि जब एक कंपनी का एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो इसलिए इतना रिस्पेक्टेड होता है क्योंकि वो अकाउंटिंग भी करता है, वो HR का काम भी करता है, वो सेल्समैन का भी काम करता है, वो प्रोडक्शन का भी, उसको सब चीज़ करनी होती है। फिर वही वो सारी चीज़ें एक एक बंदा हायर करता है और उनको सिखाता है, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप इसीलिए एक परिपक्व बंदा होता है जो हर चीज़ में मतलब हर चीज़ उसको पता होती है। अब जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो प्रॉब्लम ये रहती है कि ब्लैंक विजन रहता है, सामने कुछ नहीं पता होता है कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे। लिटरली हमने ये फेस किया है कि 1 तारीख को सैलरी देनी है और 27 तारीख को ये ठिकाना नहीं है कि आपके पास में पैसे हैं कहाँ से आएंगे। आपको 3 दिन 4 दिन बाद पैसे कहाँ से आएंगे। और लिटरली आप रात को 12 बजे 1 बजे उठ के रोते हो, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि आपके ऊपर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि सब आपको बोल रहे हो ना कि आपने गलत डिसीजन लिया। एक हाई पेड 7 डिजिट 8 डिजिट सैलरी छोड़ के आप जब अपने एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हो या नहीं भी अपना सब दाव पे लगा देते हो, उसके बाद में आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। और सिक्के की आवाज़ तभी होती है जब वो टाइल्स पे गिरे, ना कि कारपेट पे। सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम दिन ब दिन आपको मजबूत बनाती है। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, खड़े रहना है। मतलब खड़े रहना है, आगे मत बढ़ो, ओके है, पीछे नहीं हटना है, खड़े रहना है। खड़े रहना इज इक्वल टू आगे बढ़ना है। जी जी। तो हाँ, बहुत अच्छी बात। तो दर्शकों, आपने देखा कि नया बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, जैसा कि हमारे संकल्प जी ने जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि आपको अपने प्रॉब्लम को फेस करना है, उससे भागना नहीं है। पहली चीज़, लोगों से जा कर के मिलना है, उनसे समस्याओं के बारे में जानना है और फिर उसे हमें अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, जिससे हम अच्छे लंबे भविष्य को सुदृढ़ कर पाएंगे। लेकिन संकल्प जी ने जो एक समस्या बताई पुरी साहब जी, कि वहाँ पे 27 तारीख को हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास पैसे नहीं है और 1 तारीख को हमें सैलरी देनी है। इस समस्या का समाधान हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर्स क्या करें जिससे उनको इस तरह के फाइनेंशियल क्रंचेस ना फेस करने पड़े। ये तय बात है कि वो समय से आगे दौड़ते हैं, सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, फाइनेंशियल क्रंचेस आना लाजमी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टिप्स एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट हम आपसे जानना चाहेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप ओनर्स को हेल्प करें। मैं संकल्प जी की बात से और आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसी स्थिति
कईयों बार आती है जी। जीवन में, और उसके छोटे छोटे हल भी वो खुद ही निकालने पड़ते हैं। उसके लिए कोई आपके दूसरा मदद नहीं करता। तो एक छोटी सी मतलब मैं टिप तो क्या दूंगा, क्योंकि वो फेस कर रहे हैं और वो कर भी रहे होंगे। जी। कई बार हमारे पास जब सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते तो हम एम्प्लॉय को ही पार्टनर बना लेते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई हमारी कंपनी ग्रोइंग है और हम आपको इतने शेयर्स देते हैं जो प्री है और अपना पार्टनर बना रहे हैं और आपकी एक्सपर्टीज़ का हम वो ख्याल रखेंगे। तो यदि एम्प्लॉय को ये फील होता है कि हाँ मेरी कंपनी अच्छा कर सकती है आगे जाके, और मेरे को इस समय बहुत ही सस्ते में सेठ जी या मेरे मालिक अपने बराबर का मतलब वो हिस्सेदारी दे रहे हैं, बराबर की ना सही मतलब थोड़ी सी भी दे रहे हैं, और मेरी तनख्वाह इस महीने डिले भी हो जाए या थोड़ा बहुत भी उसके पास स्ट्रेस लेवल है, कुछ तनख्वाह दे दी, कुछ उसको इंसेंटिव दे दिया, कुछ कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और वो रिस्क नहीं ले सकता, कई बार वो नहीं चाहता शेयर होल्डिंग, तो उससे एफडी करवा ली उसकी तनख्वाह की है। तो इस टाइप के भी उपाय हम लोग मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो निकालते हैं, करते हैं, और नहीं तो फिर कहीं से भी व्यवस्था करके आगे गाड़ी तो चलती है और चलाते हैं, क्योंकि पीछे तो हट ही नहीं सकते। जी बिल्कुल सही बात है। तो इस टाइप की छोटे छोटे चीजें हैं। बहुत सही कहा आपने। अच्छा, यहाँ पर कोई फाइनेंशियल आपने जैसे संकल्प जी ऐसी समस्याओं के लिए बैंक से कोई असिस्टेंस या बैंक से कोई प्रमोशनल एक्टिविटी या बैंक से कोई ऐसी जानकारी हमें मिलती है कि ऐसी समस्याओं के लिए हमें फंडिंग इमीडिएट मिल सकती हो? देखिए, बैंक आपसे दो चीज़ें मांगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्रांजैक्शंस आपके क्या रहे हैं, राइट। तो बहुत अर्ली स्टेज पे तो बैंक में आप जा सकते हो, लुक्रेटिव बहुत चीज़ें लगती है, लेकिन उतनी आसान नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि स्टार्टअप बहुत सारे फंड्स अवेलेबल, अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाल दी है, वहाँ आप अप्लाई करके विन कर सकते हो, डेफिनेटली पैसा मिल सकता है। पर बैंक्स अभी भी बैंक स्टेटमेंट, ITRs और इन पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि भाई आपके फाइनेंशियल्स क्या है, बिकॉज दे नीड समथिंग। एग्जैक्टली, जब तक उनको भरोसा नहीं होगा तब तक वो पैसा आपको देंगे नहीं। पर मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग एज एन एंटरप्रेन्योर रही है, और ये मैं सबको बोलना चाहूँगा कि दुनिया की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो कंटिन्यूसली अगर हम 48 घंटे काम कर रहे हैं और सॉल्व ना हो सके। जी, मतलब इट्स अ बिग थिंग। आपको दुनिया की आप फंस गए हो, ये मैं अपना बता रहा हूँ। मेरे साथ हुआ था नवंबर 2017 में, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो दिवाली के जस्ट फ्यू डेज पहले मेरे साथ यही सिचुएशन थी। 26 तारीख को आई डिडंट हैड एनीथिंग, 1 तारीख को पैसा देना था। मैं ऑफिस से नहीं घर आया, 48 से 50 घंटे में कंटिन्यू ऑफिस में रहा और काम करता रहा। मैं अपने सिर्फ क्लाइंट्स को कॉल कर रहा था, नए क्लाइंट्स बना रहा था। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं वहाँ से उठा, जब मैं 50 घंटे मेरे पूरे हुए, आई हैड द फंड्स फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। क्या बात है। तो मैंने तो मतलब अल्टीमेट सॉल्यूशन इज व्हाट कंटिन्यूअस वर्क और मेहनत। यस, 48 घंटे आप कुछ मत सोचिए, कुछ मत करिए, ट्रस्ट रखिए कि आपको यहाँ तक पहुँचाने वाला वो है, आपको आगे ले जाने वाला भी वो है। वो बिलीव तो रखना पड़ेगा, और वो 48 घंटे सिर्फ अपने आप को दीजिए और सिर्फ काम को दीजिए। बहुत कुछ इमोशन से ड्रिवन होता है, मुझे लगता है। जैसा आप कह रहे हैं कि आपके सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ इमोशन का रहा है। इमोशन वो मस्त है। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करूंगा, जो एंटरप्रेन्योर का बिलीव होता है ना, वो उसको किक करता है, और वो मतलब उस चीज का हल निकालता है। ये इनके कॉन्फिडेंस ही आपका सॉल्यूशन है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। उद्यमिता के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, सोसाइटी का सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन एक आपका इनर कॉन्फिडेंस ही आपको इन सब चीजों में सक्सेस देता है। बहुत अच्छी बात है। अब होता क्या है कि कई बार हम गांव के लोगों को उद्यमिता देने के लिए हमें, या गांव में उद्यमिता किस प्रकार से हम देख रहे हैं आने वाले समय में, या आपके दिमाग में कोई राय गांव के लोगों को के लिए या किसानों के लिए या वहां पर युवकों के लिए, जिससे वो अपनी उद्यमिता बढ़ा सकें? देखिए, मुझे मेरा अभी भी बिलीफ है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मार्केट गांव में ही है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज को उठाइए, वो गांव तरफ ही फोकस करिए, क्योंकि एक्चुअल बायर वहीं पे है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें छोटी छोटी बताता हूँ कि फार्मिंग है, फार्मिंग से बड़ा कोई ना बिजनेस है ना कुछ हो सकता है कभी भी, क्योंकि फार्मिंग में इंडिया पे पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है। अब हम फार्मिंग में अगर आगे बढ़े तो आप बहुत सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक चीज़ों को करने के लिए आप बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है कि, और मैंने अपने फ्रेंड को एडवाइस भी किया एंड ही हैज़ गॉट सक्सेस एज वेल।
वो एक छोटे से तहसील में रहता है, उसको कपड़े की दुकान खोलनी थी। मैंने उसको बोला कि जब ये डिस्काउंट का सीज़न आता है, बड़े बड़े पोर्टल पे, अमेजोन पे, मिंत्रा पे, यहाँ से अच्छे अच्छे कपड़े तुम खरीद लो और बल्क में, और अपना एक शोरूम शॉप खोल लो। तो आप जो 2000 की चीज़ है आपको 200 में मिल जाएगी, फिर वो 200 की चीज़ आप 500 में बेचो। तो अल्टीमेटली और उसने वाकई में उसको अडेप्ट करके बहुत अच्छा बिजनेस, अब उसके 3-4 शोरूम्स हैं। ओह ग्रेट। इन अ वेरी लिमिटेड टाइम, लाइक 3 साल 4 साल में। पॉइंट क्या है कि गांव में छोटी छोटी जगहों में लोग वही हैं, हो सकता है वो सस्ती चीज़ें लेते हैं, कपड़े सस्ते पहनते हैं, चाय सस्ती पीते हैं, क्रीम सस्ती लगाते हैं, लेकिन करते सब कुछ है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग पे डिपेंडेंट है कि हम वहाँ से मंगवा के यहाँ बेचेंगे तो वो कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर हम लोकली गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फंडिंग देने के लिए रेडी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हो, थोड़ा सा भी फंड अगर हो जाएगा तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। छोटी छोटी चीज़ों पे जो लघु उद्योग हैं उन पे ध्यान दें, क्योंकि सप्लाई आज की डेट में आप वहाँ बैठ के बैंगलोर हैदराबाद में बेच सकते हो। लेकिन यंगस्टर्स को पता है, आप उसमें जाके गांव में उद्योग बनाइए। आप राजस्थान के गांवों में जाके देखिए, बीकानेर में कोई आपको खाली नहीं मिलेगा। आप अपने जो गुजरात के गांवों में जाके देखिए, फाफड़ा थेपला बेच के वो करोड़पति बन गए। 25-30 साल के लड़के जैगुआर और BMW और उससे घूम रहे हैं, उनका शौक भी है और पैसा भी बहुत कमा रहे हैं। पॉइंट ये है कि अगर हम कोई भी छोटी से छोटी चीज़ गूगल पे सर्च करिए, आपको 500 आइडियाज़ मिल जाएंगे। कोई भी चीज़ उठाइए जो आपके हिसाब से सस्ती, सुंदर, टिकाऊ है, और उस पर अपने आप को झोंक दीजिए। ये कंपेयर मत करिए कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। मेरा बिलीफ है कि मैं इसको सफल बना लूंगा और मैं बना लूंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब एक बात तो और जाननी थी पुरी जी आपसे, उद्यमिता या महिलाओं की भागीदारी, उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, और क्या महिलाएं फंड को लेकर के कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि आप वित्तीय सलाहकार हैं तो आप इस समस्या का समाधान भी उन लोगों को देते होंगे। तो मुझे महिलाओं की भागीदारी और उनकी समस्याओं का समाधान हम कैसे दे सकते हैं? देखिए जी, महिलाओं की उद्यमिता में भारत में भागीदारी बहुत कम है, ये 15% से भी कम है। और बट महिलाएं फंड मैनेजमेंट में बहुत, उनका इंस्टेंट मतलब जो हिसाब किताब होता है वो पुरुषों से ज़्यादा अच्छा होता है। जी। ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत ही सरफे से और मतलब नाप तौल के यूज़ करती हैं। तो मैनेजमेंट में आपका कहना है कि महिलाएं ज़्यादा एक्सपर्ट हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर मेन बात यहाँ पर ये निकल करके आती है कि जब मैनेजमेंट कंसेप्ट में महिलाएं हमेशा से पुरुषों से आगे रही हैं जी, और ये इतिहास गवाह है। अगर हम अपने घर में देखें तो महिलाओं ने 2 लोगों का खाना बनाया, 4 लोगों का खाना बनाया, 2 मेहमान आ जाते हैं तो वहां भी वो मैनेजमेंट अप्लाई करके करती हैं। तो फिर उद्यमिता में उनकी भागीदारी बढ़ क्यों नहीं रही है? ये हम आपसे भी इस प्रश्न का जवाब चाहेंगे। नहीं, भागीदारी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि हमारी सरकारें, मतलब केंद्र और राज्य सरकारें भी बहुत सी ऐसी स्कीम महिलाओं के लिए स्पेशल्स लेके आ रही हैं, जो कि पुरुषों के मुकाबले उनको कम ब्याज दर पे और उस पे आसानी से उपलब्ध करा रही हैं, जबकि पुरुषों को उसके लिए ज़्यादा गारंटी और ज़्यादा ब्याज दर देनी पड़ती हैं। और ये धीरे धीरे हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं वो महिलाओं का आगे ज़्यादा पुश कर रहे हैं, और आने वाले समय में महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। संकल्प जी और प्रकाश डालेंगे इस पे। देखिए, मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा और एक्सपीरियंस अलग है, क्योंकि अब हम बैंगलोर के टेक्नोलॉजी हब में बैठे हैं। जब हम एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर्स मीटिंग में जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो अगर हमें 200 का क्राउड है तो 120 महिलाएं मिल रही हैं आजकल। क्या बात है। सो थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस उसमें वो पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा होगा। अभी आप पिछले 5 सफल कंपनीज निकालिए जो बहुत लाइमलाइट में हो। नायका फीमेल ऑपरेट कर रही हैं, मामाअर्थ, गज़ल अलग उसकी ओनर है, शुगर कॉस्मेटिक की ओनर नमिता थापर, जो हम उसमें सोनी पे जो वो आता है उसमें भी देखते हैं हम लोग। राइट, पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट में महिलाएं बहुत अच्छी हैं। महिलाएं जहाँ पे लैक करती है वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज में, और जो महिला ये डेवलप बस कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम लोग, बिकॉज एज अ मेल आप बहुत जगह डिस्ट्रैक्टेड हो, बहुत जगह डिस्ट्रैक्टेड हो एज अ मेल। आप फीमेल्स डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, वो घर का जो खाना बना रही है ना, वो फोकस देखिए, अभी इतना ही काम कर रहा है, हम लोग उस समय 10 काम और ले लेते हैं, तो वो करती हैं।
अगर वो रिस्क के टेकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ा लेती, जो कि अब बढ़ा रहे हैं क्योंकि फैमिली मॉम डैड सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी मॉम डैड बोलते हैं कि अब आपको जो करना है करो। प्रियंका चोपड़ा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इंडिया से वहां जाके, मतलब इंदिरा नूई पेप्सिको की ओनर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे विद द टाइम बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है। जैसा कि संकल्प जी ने कहा कि महिलाओं में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, अगर इसका डेवलपमेंट हो जाए तो महिलाएं उद्यमिता के व्यवसाय में आगे आएंगी। बिल्कुल सही बात है। अगर इनको जो है किसी तरह समझ में आ जाए उनको कि कहाँ पर रिस्क है और रिस्क से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये जो है ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अब एक बात और आती है, इनोवेशन। कई बार जो है आपने जैसे कहा कि एक ही गली में 3 किराना की दुकानें हैं, एक चौथी दुकान और खुल गई तो कुछ नया नहीं, लेकिन अगर वहीं पे मैकेनिक की दुकान खुल जाए तो ऐसे इनोवेशन में मतलब इनोवेशन के क्या क्या आइडियाज़ अभी जो मार्केट में ट्रेंडिंग है, जिसपे नवयुवक अपने भविष्य को बना सकते हैं, कुछ आप उस पर लाइट डालेंगे? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप विदाउट इनोवेशन इज नथिंग, ये सिंपल स्टेटमेंट हमारे इसमें चलता है। और एंटरप्रेन्योरशिप में, उद्यमिता में हर स्टेप में इनोवेशन चाहिए आपको। जी। एक मेल भी लिख रहे हो तो इनोवेटिव मेल वे में ही आपको मेल लिखना पड़ेगा। अगर हम बात करें आज की डेट में, मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ। हमारी कंपनी किसी डिज़ाइनर को काम देती है, वो फ्रीलांसर है, उसकी एज मात्र 22 साल है। हमारी कंपनी साल का 10 से 12 लाख रुपए सिर्फ डिज़ाइनर को देती है, 22 साल के लड़के को, जो अपनी ग्रेजुएशन भी कर रहा है और वो भी कर रहा है। पॉइंट क्या आ जाता है, आज की डेट में कोई भी स्किल सीखना, आप घर बैठे स्किल सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उस स्किल को आप कहीं पे भी यूटिलाइज करके अपना एक तो बिजनेस भी खड़ा कर सकते हो, और बिजनेस खड़े करने के साथ साथ में 10 लोगों को सपोर्ट करके अपने लिए रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। बार बार मेरा पर्सपेक्टिव रहता है कि क्योंकि हम गाँवों के बिना कुछ भी नहीं है, राइट। और गांव जब शहर से जुड़ते हैं तो एक विकास हो जाता है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम भोपाल में बैठे हैं जी, हम 20 रुपये किलो नॉर्मल सब्जी खरीदते हैं। कोई हमारे पास आए कि हमने प्योर ऑर्गेनिक से बनाया है इसको, और वो हम आपको 25 रुपये देंगे या 30 रुपये देंगे, हम और आप जैसे ही लोग ना इतनी जल्दी खरीद लेंगे कि उसको पता भी बिल्कुल एक नई बात पता चली, और हमने उसमें गेहूं चावल कुछ भी ऑर्गेनिक, क्योंकि हमें पता है कि कितना केमिकल हमें खा रहा है, लेकिन हमारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। अब एक किसान लड़का जो भी जिसके घर खेती होगी, वो ये डिसाइड करे कि मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक करनी है और मुझे इसमें बढ़ाना है। वो 1 साल 2 साल 3 साल में 100 एकड़ जोतने लगेगा, क्योंकि सप्लाई की कमी नहीं है, हाँ, खरीदने वालों की कमी नहीं है, बस बनाने वालों की कमी। और डायरेक्ट जाइए। हमारे पिताजी और दादाजी के समय क्या होता था, बिचौलिए बहुत सारे रहते थे। अब गवर्नमेंट ने भी ऐसी चीजें ले आई है कि आपको बिचौलियों की जरूरत नहीं है, आप खुद उगाइए, कुछ भी डायरेक्ट बेचिए। जैसा मैंने बताया, लघु उद्योग अमेज़न पे लिस्ट कर दीजिए, पूरा देश खरीदेगा। सब्जी के लिए आप अलग अलग जाके सोसाइटीज में, बेंगलोर में मैं आपको बताता हूँ, कर्नाटका में क्या होता है, कर्नाटका के जो आसपास के किसान हैं वो बेंगलोर आते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी में जाके टाई अप कर लेते हैं कि पूरी सोसाइटी को हम ये ऑर्गेनिक सब्जी सप्लाई करेंगे। तो पूरी सोसाइटी में जाते हैं और खूब लोग खरीदते हैं बढ़ चढ़ के। जी जी। छोटी छोटी चीजें आप उठाइए, ऐसा मत सोचिए कि आप पहले ही दिन 500 करोड़ या 1000 करोड़ बना लेंगे। पहले दिन 1 रुपए बनाइए, फिर उसको 1 को 10, 100, 1000 ऐसे बढ़िए। अच्छा, एक और देखिए, वित्तीय समस्याएं 2 तरह की होती हैं। पुरी जी, ये प्रश्न मेरा आपसे है कि वित्तीय समस्याएं जनरली 2 तरह से देखी जाती है। एक तो अंडर कैपिटलाइजेशन और एक ओवर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन में आप लोगों ने बताया कि जैसे बैंक वगैरह से ले सकते हैं या और भी जो हमारे सोर्स हैं उनसे हम पैसा ले सकते हैं, लेकिन कई बार छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर जो कि बहुत सक्सेस हो रहे हैं, उनके पास ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आती है, मतलब उनके पास फंड ज़्यादा बच गया। तो अब उसका सही उपयोग कैसे करें, जहां पर निवेश करें और उसका जो है लाभ ले सके? देखिए, ये हर एंटरप्रेन्योर पे अपने ऊपर रहता है कि वो कहाँ पे निवेश करना चाहता है। पर सबसे पहले उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये उसका शॉर्ट टर्म निवेश है, मीडियम टर्म निवेश है या लॉन्ग टर्म है। यदि बहुत शॉर्ट टर्म है और बैंक के करंट अकाउंट में, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, पैसा पड़ा हुआ है, तो वो बैंक के करंट अकाउंट से, और अगले दिन आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे, और उसको पैसे की ज़रूरत है ट्यूसडे वेडनेसडे को, तो वो ओवरनाइट फंड म्यूचुअल फंड्स के होते हैं, उनमें शिफ्ट कर सकता है।
अब समझिए उसके पास यदि 50 लाख रुपए है उदाहरण के लिए, और उसने किसी ओवरनाइट फंड में थर्सडे या फ्राइडे को शिफ्ट कर दिया, तो 1 बजे से पहले उसको उसके 1 दिन पहले की NAV मिल जाएगी जी है, और वो उसको ट्यूसडे या वेडनेसडे को पैसा चाहिए तो 1 दिन पहले बोल देगा, तो अगले दिन उसके अकाउंट में पैसा भी दिख जाएगा है। तो उसको ये 4-5 दिन का जो ब्याज मिल जाएगा, उससे उसका मतलब एक शॉर्ट टर्म निवेश हो जाएगा, तो और उसको पैसे भी, लिक्विडिटी भी बनी रहेगी है ना। तो एक तो सबसे पहले उद्यमी के लिए लिक्विडिटी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जब मीडियम टर्म के लिए जैसे वो जाता है 2-4 महीने 6 महीने के लिए, तो वो लिक्विड फंड्स में जा सकता है, FDs में जा सकता है। और इसके अलावा यदि और बड़े समय के लिए जाना चाहता है तो इक्विटी फंड्स में जाके कुछ ज़्यादा भी कमा सकता है साहब। तो ये मतलब लिक्विडिटी को देखते हुए ये 3-4 चीज़ें हैं जो उसके लिए उचित रहेंगी, और इंडस्ट्री के लिए टैक्स कई बार करंट अकाउंट में उनको कुछ मिलता नहीं है। जी जी जी। तो आपने ये जो तरीका बताया, इस तरीके से वो अपने पैसे का उपयोग कर सकते हैं और थोड़ी बहुत आय भी मिल सकती है उनको। बहुत अच्छी बात है। अब मैं वापस जो है आपसे पूछना चाहूँगा कि कई बार हमने देखा है कि मकान जैसी ज़रूरतों में लोग जो है अपने इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप कि उसमें जो एक कंसेप्ट था, दैट इज स्मार्ट हाउस कंसेप्ट, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जो मैंने आपके CV वगैरह में पढ़ा है कई बार, तो वो हम थोड़ा जानना चाहेंगे, और हमारे यंगस्टर्स के लिए वो आइडिया कितना यूजफुल है ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, जो मैंने शुरुआत की थी कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा सॉल्यूशन और उतना बड़ा बिजनेस जी। तो मुझे जब हमने स्मार्ट कंस्ट्रक्शन अपनी कंपनी शुरू की माई संकल्प नाम से जी। तो हमने ये डिसाइड किया कि कंस्ट्रक्शन एक जो डोमेन इंडस्ट्री है, ये सबसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, इसमें अभी भी ठेकेदारों के दम पे काम चल रहा है। इससे आप और हम जैसे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर नहीं हो रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, रिस्क टेकिंग में घर बन जा रहे हैं, बस हर कोई एडवाइस करके घर बना दे रहा है। हमने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी चीज़ लाएंगे कॉमन मैन के लिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए, कि उसको सारी लग्जरी दे देंगे। तो हम 600-700 स्क्वायर फीट वाले घरों में ऐसी लग्जरी दे रहे हैं कि उसमें बड़े बड़े ग्लासेस, प्राइवेट स्विमिंग पूल, एक्यूप्रेशर पाथ, पूरा ऑटोमेशन, हाईटेक घर रहेगा, पूरे इंटीरियर्स रहेंगे। ये भी एक बिजनेस आइडिया ही है। एग्जैक्टली। तो जो मतलब जिससे आइडिया लेकर के यंगस्टर्स वहाँ पे तरह तरह की चीज़ों का मतलब इंक्लूजन कर सकते हैं, जिससे लोगों की डिमांड या लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी होंगी, तो जाहिर सी बात है लोग वहाँ पर निवेश भी करेंगे। जी बिल्कुल। तो पुरी जी, जैसा कि अभी संकल्प जी ने बताया कि स्मार्ट हाउस की अवेलेबिलिटी करना सभी लोगों के लिए, तो यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग घर बनाने में अपने जीवन का मैक्सिमम इनकम पोर्शन जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जिससे लोगों को आसानी से घर उपलब्ध हो जाए और उनके ऊपर खर्च का भार भी कम हो जाए? तो कुछ ऐसा फाइनेंस में आपकी एडवाइजरी के पिटारे में कोई ऐसा मंत्र हो तो आप युवकों को और हमारे दर्शकों को उसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं संकल्प जी की बात को आगे ले जाते हुए कहूँगा, जैसे कि वो स्मार्ट और छोटे घर बना रहे हैं जी। तो लोग आवश्यकता से अधिक बड़ा घर ना बनाएं, पहली चीज़, क्योंकि वो मेंटेन करने में आसान होता है और कम पैसे में बन जाता है। तो यहाँ पे मतलब लोगों को छोटा घर अपनी आवश्यकता के अनुसार मतलब ज़्यादा एक्सपेंड ना करते हुए बनाएं, और लोन ज़रूर लें है। उससे ये है कि आज की तारीख में हमारे देश में 8.5-9% के बीच में अलग अलग बैंक्स और NBFCs लोन दे रही हैं जी। जो कि सबसे सस्ता ब्याज दर है। तो बचे पैसे को वे अपने बिजनेसेस और दूसरे कामों में यूज़ कर सकते हैं और कम खर्च में अधिक लाभ ले सकते हैं जी। ये जी 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 ठीक है। तो दर्शकों, आपने देखा कि जिस प्रकार से पुरी जी ने कहा ना कि घर बनाना बहुत आवश्यक है और हम बनाते भी हैं, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इसके लिए हम लोन लेने के पीछे पुरी जी का आशय ये था कि आपको 2 तरह से बेनिफिट मिलेगा। एक तो कम ब्याज पर आपको लोन उपलब्ध है, दूसरा टैक्स सेविंग भी आपकी होगी। तो ये दोनों बातें जो है आपके आय को सुनिश्चित करेगी और आपके खर्चे को भी कम करेगी।
यहाँ पर जो हम एकदम से अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर खरीदने में लगा देते हैं, वो ना करके हम लोन के ऊपर ही लोन से ही घर बनाएं। बहुत अच्छी बात है संकल्प जी, आपने बड़ा अच्छा आइडिया लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि अगर घर में उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो वो बिल्कुल खरीदेंगे। तो अच्छा पुरी साहब, एक चीज़ और आती है कि लोग ईएमआई डिसाइड नहीं कर पाते जी। अब अच्छा, ईएमआई डिसाइड भी कर लेते हैं तो अपने निवेश को उतना मैनेज नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं कि अगर उनके पास 25,000 रुपये बचत है या 30,000 रुपये बचत है तो 30 के 30,000 वो ईएमआई में दे देना चाहते हैं और बचत नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि घर थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो आपने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बोली कि घर थोड़ा छोटा कर लो, तो क्या वो अपनी इनकम ईएमआई कम करके बचत को कहीं अच्छी जगह निवेश करके लाभ भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। उसके बारे में आप जो है हमारे दर्शकों को विस्तार से थोड़ा बताएं। देखिए, दो पक्ष हैं आपकी बचत के, कि जब आप अपने सारी ईएमआईज दे लेते हैं, उसके बाद जो बच रहा है उसको आप एसआईपी के रूट में निवेश करने लगे। यदि आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो आप फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले प्रोडक्ट में एसआईपी कर लें। मतलब हर महीने 5-10 जितना भी आपकी बचत है, 20-50 अपनी कैपेसिटी से उतना हर महीने कर लें। और थोड़ा रिस्क लेके लंबा विजन है तो म्यूचुअल फंड्स या किसी स्टॉक शेयर की एसआईपी कर लें। के लिए लंबे समय तक निवेश कर ही रहे, हाँ, तो क्यों ना लंबे समय के लिए इक्विटी में निवेश कर लें। इक्विटी में कर लें। ये निवेश गोल बेस्ड होना चाहिए कि मेरा ये निवेश इस बिजनेस के लिए है, बच्चे की पढ़ाई के लिए है, या शादी के लिए, या मेरे रिटायरमेंट के लिए है। ये गोल्ड बेस हो और उस गोल के फुलफिल होने पर ही वो निकाले। उससे पहले निकालेगा तो फिर कोई निवेश नहीं कहलाएगा, वो तो जस्ट ऐसे ही मतलब इन्वेस्ट कर दिया फॉर टाइम बीइंग कर दिया। तो गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेगा तो जरूर बहुत अच्छा फायदा होगा। जी जी। तो पुरी साहब, एक बड़ा सिचुएशन बनती है कि अगर व्यक्ति 20 साल 25 साल के लिए हाउसिंग लोन लेता है तो उसको आइडियली आपका क्या सजेशन है कि उसको कितने लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में या सिप के माध्यम से निवेशित रहना चाहिए? देखिए सर, ऐसा है कि जो हाउसिंग लोन है वो इस देश में आने वाले समय में, मतलब अभी जो चल रहा है करंट दर 8.5% के आसपास की है। और यदि एसआईपी के रिटर्न देखो तो वो 14-15% एक रिटर्न है, नॉर्मल रिटर्न है। तो यहाँ पे जो मतलब ईएमआई से जो पैसा बचाएगा वो है और एसआईपी में लगाएगा तो ज़्यादा कमाएगा है। और आने वाले समय में यदि ब्याज दरें गिरती हैं तो उसको और ज़्यादा फ़ायदा होने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से लोगों को इस टाइप का मतलब पैरेलल चलता रहे और हाथ में एक तरफ लिक्विडिटी बनी रहेगी और दूसरी तरफ आपका एसेट भी खड़ा हो रहा है, प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, फाइनेंस का फंडा यहाँ पे और साथ साथ टैक्स सेविंग भी हो रही है। तो मतलब 5 उंगलियां घी में जिसको बोलते हैं कहावत, वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि फाइनेंस का जो सबसे सस्ता लोन लें और कुछ ज्यादा कमा लें। फाइनेंस का जो फंडा है कि असेट के बराबर लायबिलिटी होनी चाहिए, तो इधर हमने अपना एक लायबिलिटी क्रिएट करके लोन लिया, घर बनाया और साथ ही साथ हमने असेट भी तैयार किया इन फॉर्म ऑफ सिप एंड प्रॉपर्टी दोनों तरफ से आपका वो बढ़ रहा है। तो मतलब प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ रहे हैं और वो उसके भी रेट बढ़ रहे हैं। संकल्प जी, आप और आपकी कंपनी ने लोगों को छत मुहैया कराने में जो प्रयास किए हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये योजना जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी रही है कि सबको छत मुहैया हो, है ना। तो उस दिशा में आपने क्या प्रयास किए हैं? देखिए, जैसे ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मेरे लिए भी, जो प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव था प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू। जब मैंने देखा कि हमारे गाँव में लोगों के छत बन रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे और बहुत सुकून मिलता था कि अब सबके घर में छत है। नहीं तो पुराने घर होते थे तो प्रॉब्लम थी। अब क्या हुआ कि उसी विजन को आगे ले जाते हुए जब हमने बोला कि अभी हमारे लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि एक किसी घर में हम सब लग्जरी चाहते हैं, सबको अच्छी चीजें चाहिए। एक मिडिल क्लास चाहता है कि वो आईफोन भी रखे और लग्जरी रह के बड़ी गाड़ी में भी घूमे, सबके विजन रहते हैं। उस विजन को देखते हुए घर एक बहुत बड़ा सपना होता है, तो हमने बोला कि लग्जरी इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। हम इस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
अब आपको करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने हैं कि वो फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए कि भाई मेरे को अपने घर में बहुत बड़ा मार्बल चाहिए या पूल चाहिए या ये अमीरों की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों को हमने मिथ बनाया और हमारा प्रयास यही है कि लोअर मिडिल क्लास को हम पूरी लग्जरी देना चाह रहे हैं और देंगे भी, राइट। और यही सबसे बड़ा इंडिया का 87% मार्केट यही है, लोअर मिडिल क्लास। रिच क्लास जो है ना उनके पास बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन मिडिल क्लास बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से दर्शकों आपने ध्यान से अगर ये बात समझी होगी कि आपको छत भी मुहैया हो रही है और साथ ही साथ जो पुरी साहब ने बताया कि निवेश के माध्यम से, सिप के माध्यम से आप अपनी आर्थिक तंगी को भी दूर कर सकते हैं। आर्थिक तंगी में बेसिकली क्या रहता है कि जब हम अपनी ज़रूरत से बड़ा घर ले लेते हैं वहाँ पर ईएमआई का ज़्यादा बोझ आता है और साथ ही साथ फिर क्या होता है कि हमारे पूरे पैसे जो है ईएमआई को भरने में चले जाते हैं। लेकिन अगर समझदारी का हम इस्तेमाल करें, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने हमको बताया कि आप ज़रूरत से थोड़ा सा छोटा घर लीजिए और जो उसे ईएमआई में बचत हो रही है उसको सिप में निवेश करें, और वहाँ पर क्या होगा कि सिप का पैसा आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेगा, आपकी आर्थिक तंगी को या आर्थिक आने वाली परेशानियों के लिए दूर समस्या का समाधान भी देगा। तो चलिए अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते जी। कई बार पुरी साहब म्यूचुअल फंड में जो आपने सजेशन दिया लोगों को, वहां पर लोग ये नहीं समझ पाते, जैसे कि आपने कहा कि लंबे समय तक निवेशित रहना है तो इक्विटी में चले जाएं, छोटे समय तक निवेशित रहना है तो डेट में चले जाएं। तो एक व्यक्ति को अपनी देखिए ज़रूरतें सबकी सामान्य होती हैं, मतलब आदमी या तो शिक्षा के लिए पैसा यूज़ करता है या किसी भी अनावश्यक आपदाएं जो आ जाती हैं उनके लिए यूज़ करता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो जो ये सारी समस्याएं जो हैं ये सभी के लिए सामान्य है जी। इस सिचुएशन में सामान्य व्यक्ति को आप पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या सलाह देंगे और कितने समय में उसको अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू लेते रहना चाहिए? जी जी देखिए साहब, हर व्यक्ति के लिए पोर्टफोलियो का चयन भी अलग अलग किस्म के होगा। मैं मान रहा हूं, रिस्क टेकिंग और टाइम, सबसे बड़ी चीज़ रिस्क और टाइम, ये दो फैक्टर हैं। अब ये रिस्क और टाइम को एडजस्ट करके एक सलाहकार उनको बताता है और पोर्टफोलियो उनका बनाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम व्यक्ति से इंटरव्यू करते हैं और उसी हिसाब से बता सकते हैं, हर एक के लिए एक फार्मूला नहीं हो सकता। नहीं, मैं एक सामान्य सिचुएशन में, जैसे एक मैंने कहा ना कि एक आदमी के लिए सामान्य सिचुएशन क्या रहती है, शिक्षा की जरूरत जी, उसके स्वास्थ्य संबंधी कभी भी अचानक आने वाले खर्चे जी, या घर बनाना, शादी ब्याह, ये सब सभी के लिए एक सामान्य अगर हम सिचुएशन मान करके सामान्य सिचुएशन में सबको अपने बच्चों की शिक्षा के लिए टाइम फैक्टर मालूम होता है जी। तो टाइम फैक्टर के हिसाब से और अपनी आय के हिसाब से जी। वो छोटा छोटा निवेश पहले से ही करने लगे जी। दूसरा आपने बोला जैसे स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के लिए तो ज़्यादा पैसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा भी मेडिक्लेम ले लेता है 5 से 10 लाख का, और जिसकी प्रीमियम जो है वो पूरे परिवार की, यदि यंग है तो 20,000 के आसपास 3-4 लोगों की आएगी, और उसमें 5 से 10 लाख का उसको मिल जाएगा जैसे उसकी आवश्यकता होगी। तो वो ले लेता है तो उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, टैक्स सेविंग भी मिल जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी व्यक्ति को कि सबसे पहले अपना स्वास्थ्य देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपनी, मैं दूसरी चीज़ बोलूँगा कि मतलब टर्म इंश्योरेंस कर ले, ताकि उसकी जो जितनी भी उसने कर्जे लिए हुए हैं उसको मतलब देख ले कि इतना मेरी लायबिलिटी है एसेट के अगेंस्ट, तो वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए टर्म इंश्योरेंस भी ले, बिल्कुल है। और उसके बाद जो बचे उसको शिक्षा और अन्य शादी ब्याह और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करता है। और इस तरह के पोर्टफोलियो का रिव्यू कितने समय बाद कर लेना चाहिए आइडियली? साल में एक बार जरूर करना चाहिए। जैसे हम अपने कर्मचारी का सीआर करते हैं साल में एक बार, वैसे अपने पोर्टफोलियो का साल में एक बार रिव्यू करेगा तो एक सामान्य मानव के लिए काफ़ी है वो। अच्छी बात बताइए आपने। अपने कर्मचारियों पर संकल्प जी एक बात और निकल करके आई है कि एक मतलब एक एंटरप्रेन्योर को अपने कर्मचारियों के लिए अगर फाइनेंशियली सुदृढ़ता देनी हो तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से वो चले, या अपने फाइनेंशियली प्रॉफिट में से क्या शेयरिंग देना चाहिए, या
किस तरह से उनको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस दे कि आप हमारे कंपनी में फाइनेंशियली सुरक्षित है? देखिए, मेरा एक मंत्र है और बिलीव भी है, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कहता हूँ कि अगर आप ग्रो कर रहे हो तो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एम्प्लॉय आपका वैसे पार्ट है आपकी कंपनी का, जैसे आपकी बॉडी के पार्ट हैंड है, लेग्स है, आईज है, ऐसा पार्ट होता है जी। उनकी सिक्योरिटी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी, क्योंकि अगर वो सिक्योर है तो डेफिनेटली आप सिक्योर हो, नहीं तो हार्ट टूटने के बाद तो वो एग्जैक्टली वो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जी। मेरा हमेशा से मानना ये रहता है कि हम एक अपने लिए मैथ जमाएं, एक परसेंटेज कैलकुलेट करें कि हमारे को 25,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, ठीक है। इस 25,000 तनख्वाह में से हमारे रोज़ के खर्च इतने हैं और ये इतना पैसा यहाँ जाना चाहिए। 5 कंपोनेंट्स होते हैं, शिक्षा, मकान, रहना जो खाना पीना हम बोलते हैं, हेल्थ केयर और एक सेविंग, इतनी 5 चीज़ें जाती है। पाँचों कंपोनेंट में 1-1 रुपया हर महीने डालो, लेकिन डालो कम से कम। मेरा ये एडवाइस सारे एम्प्लॉयज़ को रहता है जी। एज ए कंपनी हम बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे बोनसेस देते हैं एम्प्लॉयज़ को अच्छे पर। मेरा ये मानना है कि एम्प्लॉय को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि उसको कभी सैलरी टच ना करना पड़े, मतलब उसकी सैलरी कभी टच ना हो तो वो ढंग का एम्प्लॉय है। और ये होता है, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने भी किया है अपनी लाइफ में। आपने सारे शौक जो दुनिया के, हर कंपनी आप ओनर से जाके बोलिए कि मैं सर आपका क्या करूं ऐसा जिससे मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी या मेरे को पैसे मिलेंगे, ओनर आपको वो चीज़ बोल देगा, उस पर पागल हो जाइए और उसको अचीव करके दीजिए, वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली फ्री कर देगा आपको वो। और उस पर ध्यान देना चाहिए। प्लानिंग के बिना हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते अपनी लाइफ में। एक छोटी सी चीज़ भी हमको नहीं करनी चाहिए। और एक और चीज़ जो पुरी सर एक्सप्लेन कर रहे थे, लोन वाला जो होम, उस पर मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो हमारे गांव में लोग हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर, वो डरते बहुत हैं लोन से, बहुत ज़्यादा डर है वहाँ पे। तो वो अपने पैसे को ना, जो पैसा थोड़ा बहुत आता है ज़मीन बेच के या इधर से उधर से, वो कहीं ना कहीं लगा देते हैं। वो कर दिया, उस डिसीजन से अच्छा है ये वाकई में फाइनेंशियल गवर्नमेंट लोन और ये बैंक्स जो लेके आई है ना, ये आपको सपोर्ट करने के लिए लाई है। तो वाकई में 8% पे लीजिए, 15% इधर कमाइए, 7% मार्जिन आपका। सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल सा। देखिए पुरी साहब, कई बार हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो बनाने के बाद हमको ये लगता है कि एक अचानक कोई सा खर्चा आ गया, या हमारे बच्चे ने जो शिक्षा प्लान करी थी उस शिक्षा के अलावा कहीं और कुछ जो है उसने प्लान कर लिया जी, तो जिसमें हमें खर्चे की जरूरत हो गई। तो अब वहां पर विड्रॉल का क्या सिस्टम हो सकता है, या विड्रॉल के कोई ऑप्शन म्यूचुअल फंड में उपलब्ध है क्या, उसके बारे में बताएं। और उस पर जो है टैक्स लायबिलिटी या कैपिटल गेन, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंपटीशन होगा, वो किस तरह से होगा? देखिए, म्यूचुअल फंड में विड्रॉल्स जो होता है बहुत आसान होता है। आप एक स्लिप पे साइन करके भी पैसा ले सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिकली आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वो आप शेयर करते हैं, या ईमेल पे आएगा, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में इक्विटी में चौथे दिन या 5वें दिन आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में लग जाता है, और डेट में तीसरे दिन लग जाता है, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है उसमें। अब इक्विटी में यदि आपने 1 साल के बाद पैसा निकाला है और जो भी प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कैपिटल गेन से मुक्त रहता है, और 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है इक्विटी में, उस पर 10% कैपिटल गेन लगता है। फ़र्ज़ करिए आपने 10 लाख रुपए लगाए थे और 1,20,000 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब 11 लाख रुपए आपने निकाले, 11,20,000 निकाले 1.5 साल के बाद है, तो उसमें 1 लाख रुपए तो आपका टैक्स फ्री हो गया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बचे 20,000 के प्रॉफिट में आपको 10% मतलब 2,000 रुपए टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात है। पर यदि यही चीज़ आपने 1 साल से पहले 10वें 5वें महीने कभी निकाल ली, और सेम उसमें यदि आपको 1,20,000 प्रॉफिट हुआ, तो पूरे पैसे पे आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। क्या बात है। तो ये तो हुई बात इक्विटी की। अब आता है डेट की। तो डेट का ऐसा है कि जो नए टैक्स रिजीम जो अभी 23-24 चल रहा है, इसमें भारत सरकार, पहले ये वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, पर नए टैक्स रेजीम में इसको सीधे सीधे आपकी इनकम से जोड़ा गया है, डेट प्रोडक्ट के ब्याज को। तो जो भी आप 10, 20, 30, 25 जो भी इनकम में स्लैब में आ रहे हैं, उतना टैक्स आपको देना है। चलिए, तो ये टैक्सेशन। तो संकल्प जी, अब समय की कमी के कारण हम जो है अपने दर्शकों के लिए आपसे संदेश
मांगेंगे संक्षिप्त में? देखिए, मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जर्नी है जिसमें इतना मज़ा आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे अप्स हैं, डाउन्स हैं। एक चीज़ बस ध्यान रखनी है कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस बढ़ते जाना है, दौड़ते जाइए। और आपको पता नहीं आपके लिए कितनी चीज़ें प्लान करके रखी है, तो बस शुरू हो जाइए, अगर सोच रहे हैं तो। और उसका लाभ लीजिए। पुरी साहब, आप जो है हमारे दर्शकों को निवेश से संबंधित क्या सजेशन देना चाहेंगे संक्षेप में? निवेश से संबंधित ये सजेशन है कि आप जितनी जल्दी उम्र के अपना निवेश प्रोग्राम, मतलब गोल बेस्ड, कि मेरा मतलब फलाने गोल के लिए, सबसे पहले तो आप निवेश करने से पहले या अपनी ज़िंदगी में अपनी प्लानिंग को दुरुस्त रखें कि मेरे को ये करना है और ये मेरे पास तनख्वाह इसी समय इतनी या बिजनेस से इतना प्रॉफिट होगा, एक एज्यूम करते हुए, और ये मैं बचत करूंगा है। तो इसकी जितनी जल्दी प्लानिंग करेंगे और अपने घर के सदस्यों को भी उसमें शामिल करेंगे, इवन बच्चों को भी इसकी आदत डालें। गोलक खोल के हम लोग करते थे, वैसा करें। बहुत सही कहा तो आपने पुरी साहब। अच्छा रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप स्टूडियो में पधारे और हमारे दर्शकों को खूब ढेर सारी जानकारियां दी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट ने कितनी अच्छी बात बोली कि जब भी आप कोई खर्च करें तो अपने नीड और वांट को स्पेसिफाई करें, उसे समझें कि आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, और फिर उस आवश्यकता को भी थोड़ा सा मिनिमाइज करें, छोटा करें और अपनी बचत को बढ़ावा दें। बचत को आप बढ़ावा देंगे तो आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसा कि हमारे दूसरे एक्सपर्ट ने कहा कि छत, और छत के साथ बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो उन सब को पूरा करने में बड़ी सहायता मिलेगी। और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के समाप्ति की तरफ चलते हैं। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे नए विषय पर चर्चा के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।